और दोस्तों आ गया हूँ क्लिक अमेजिंग चैप्टर लेके रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट का। प्रीवियसली हमने यहाँ पर काम किया था, यानी कि हम स्क्रीन को हैंडल कर रहे थे, यानी कि हम राउटिंग कर रहे थे। तो रिएक्ट जेएस वगैरह में नेक्स्ट जेएस के अंदर हम राउटिंग बोलते हैं, इसको हम स्क्रीन बोलते हैं। यानी कि रिएक्ट नेटिव के अंदर जब हम इस तरीके का काम करते हैं, यानी कि जैसे अभी हमारा होम पेज खुला हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा होम स्क्रीन हो गया। अगर हम मैसेज वाला पेज खोलें तो ये हमारा मैसेज स्क्रीन हो गया। इसी तरीके से अगर आप नोटिफिकेशन वाला स्क्रीन खोलते हो तो ये आपका हो गया नोटिफिकेशन स्क्रीन। इस पे क्लिक करने पे ये होम पेज खुला, इसका मतलब ये हमारा होम स्क्रीन हो गया, ठीक है। तो राउटिंग का कोड आपको इतने अच्छे से आना चाहिए कि अगर आप जो है 1-2 महीने बाद भी काम करो तो राउटिंग का कोड आपको आना चाहिए। यानी कि कुछ भी आप, यानी कि सब कुछ भूल सकते हैं आप, लेकिन राउटिंग का कोड आपको नहीं भूलना है। जैसे हमने ये डिज़ाइन बनाया तो हो सकता है कि आप ना डिज़ाइन बना पाओ, लेकिन राउटिंग कैसे करना है वो चीज़ आपको आना चाहिए। तो मेन चीज़ राउटिंग है, ठीक है। राउटिंग करने सभी को आना चाहिए। वीएस कोड में आ जाइए जरा। तो फिर से हम एक बार राउटिंग को रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे काम करेंगे। तो यहाँ अगर जो ऐप डॉट जेएस का जितना भी कोड होगा सब कुछ रिमूव कर दीजिए। राउटिंग का कोड आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में आप काम करके आए हो, चाहे वो रिएक्ट जेएस के अंदर काम किए हो, चाहे वो आप नेक्स्ट जेएस के अंदर काम किए हो। राउटिंग का कोड आपको सभी जगह का याद होना चाहिए। यानी कि रिएक्ट जेएस के अंदर कैसे राउटिंग करते हैं, नेक्स्ट जेएस के अंदर कैसे राउटिंग करते हैं, ये आपको सभी जगह पता होना चाहिए। इसी तरीके से रिएक्ट नेटिव के अंदर कैसे राउटिंग करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल मैंने सारे कोड को रिमूव कर दिया। तो रिएक्ट नेटिव के अंदर राउटिंग करने के लिए हम रिएक्ट नेविगेशन, इसके अंदर से कुछ चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं, है ना। उसके बाद हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं नेविगेशन कंटेनर को। तो इंपोर्ट कीवर्ड या तो एक कांस्टेंट बनाइए ज़रा सबसे पहले ऐप के नाम से, और यहाँ पर आपको एरो फंक्शन का डिफिनीशन करना है। इस ऐप को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देना। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस कीवर्ड का यूज करिए और एक्सपोर्ट कर दिए जरा ऐप को। तो मैंने ऐसे एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ पर आ जाएंगे, रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे और यहाँ से हम पैरेंथेसिस को रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर अभी हम कुछ लिख नहीं रहे हैं फिलहाल। ऊपर की तरफ आइए जरा। राउटिंग करने के लिए, यानी कि स्क्रीन डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है। क्या इंपोर्ट करना है, नेविगेशन कंटेनर को। तो नेविगेशन कंटेनर इसको इंपोर्ट करिएगा फ्रॉम @react नेविगेशन स्लेश नेटिव, इसके अंदर से ये इंपोर्ट होगा। तो इसका नाम जो है काफ़ी बड़ा है, इसको आप छोटा कर सकते हो। तो छोटा करने के लिए आप ऐसे यहीं पर ही, मैं इंटर कर देता हूँ, देखिए यहीं पर आप इसका दूसरा नाम डिफाइन कर सकते हो एज कीवर्ड के साथ। मैंने इसका नाम दे दिया कंटेनर, ठीक है। यानी कि नेविगेशन जो कंटेनर था, अब उसको आप एज कंटेनर के हेल्प से एक्सेस कर सकते हो। यानी कि हमने इसका इलियास डिफाइन कर दिया, ठीक है। इसका हमने उपनाम रख दिया, छोटा नाम कर दिया। और भी छोटा आप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि कंटेनर ही यहाँ पर लिखें, जो मर्जी आप नाम अपने हिसाब से दे सकते हो। बट ये नेविगेशन कंटेनर है इसलिए मैंने कंटेनर डिफाइन कर दिया। तो सबसे पहले राउटिंग करने के लिए आपको इसी को इंपोर्ट करना है, यानी कि इसी को इंपोर्ट करना है। और जो राउटिंग होता है वो कभी भी मेन पेज के अंदर होता है, यानी कि ऐप डॉट जेएस के अंदर। तो ऐप डॉट जेएस आपका मेन पेज है, इसी के अंदर करेंगे राउटिंग, ठीक है। अब जरा आपको इंपोर्ट करना है क्रिएट स्टेक नेविगेटर को, ठीक है। तो इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पर आप क्रिएट नेटिव स्टेक नेविगेटर इसको जरा इंपोर्ट कर लीजिए। तो क्रिएट नेटिव स्टेक नेविगेटर इसको इंपोर्ट करना है फ्रॉम @react नेविगेशन स्लेश नेटिव, इसके नेटिव स्टेक इसके अंदर से, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा इस तरीके से मैच कर लीजिए, यहीं से इंपोर्ट करना है, ये इंपोर्ट हो जाएगा। इसका भी नाम काफ़ी बड़ा है। तो इसके अंदर से हम क्या क्या कॉल करते थे, नेविगेटर को और स्क्रीन को। तो आप यहाँ पर एक काम करिए, ऐसे कांस्टेंट बनाइए जरा इस तरीके से, डी स्ट्रक्चर करते हुए, यानी कि ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर कर लीजिए इस तरीके से। नेविगेटर को इस तरीके से डी स्ट्रक्चर कर लीजिए, नेविगेटर ही लिखना है आपको, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। और कॉमा लगा के स्क्रीन को भी आप डी स्ट्रक्चर कर लीजिए। तो मैंने ऐसे स्क्रीन डिफाइन कर दिया, और इसके सामने क्या लिखेंगे हम, क्रिएट नेटिव स्टेक नेविगेटर, इसको फंक्शन के रूप में कॉल कर लेंगे। यानी कि जो क्रिएट नेटिव स्टेक नेविगेटर है, इसको बस आपको फंक्शन के रूप में कॉल करना है। यहाँ पर फंक्शन ब्रेकेट लगाना आप लोग ना भूलें। फंक्शन ब्रेकेट अगर आप लगाना भूल जाएंगे तो ये सही से काम नहीं करेगा। इसी के अंदर से हमने नेविगेटर को और स्क्रीन को डी स्ट्रक्चर कर लिया, यानी कि ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर करना इसको बोलते हैं। प्रीवियसली जब हमने काम किया था तो उस तरीके से, यानी कि दूसरे तरीके से हमने निकाला था चीज़ों को, नेविगेटर को और स्क्रीन को। तो वो तरीका भी है निकालने का और ये तरीका भी है निकालने का, ठीक है। तो हमने डी स्ट्रक्चर कर दिया ताकि हमें एक ही लाइन में और भी कुछ इसके अंदर से निकालना होगा तो हम निकाल पाएंगे, ठीक है, फ्यूचर में। तो अभी यहाँ पर ऐप के अंदर आ जाइए। सबसे पहले आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज करना है इस तरीके से, और पैरेंथेसिस को रिटर्न करना है। अब इसके अंदर आपको स्क्रीन को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले स्क्रीन लिखने से पहले आपको कंटेनर का यूज करना है। कंटेनर का मतलब ये कंटेनर आपका, ये वाला कंटेनर, इसी के अंदर आपका ये नेविगेटर स्टार्ट होगा।
अब कंटेनर के अंदर आपको नेविगेटर को स्टार्ट करना है, तो नेविगेटर यहाँ पर डिफाइन करिए इस तरीके से, इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पर जो है नेविगेटर को हम ऐसे क्लोज, सॉरी, नेविगेटर को आप इस तरीके से क्लोज करिएगा, ठीक है ना, नेविगेटर को, और नेविगेटर के अंदर आपका स्क्रीन स्टार्ट होगा। तो ये सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट स्क्रीन हो गया। तो अब स्क्रीन को अगर आप होम पेज में बनाना चाहे तो, यानी कि ये जो स्क्रीन हमने लिखा है, ये अगर आप होम पेज दिखाना चाहते हो इस पे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नेम कीवर्ड का यूज करना है इस तरीके से, और होम लिखना है, या होम पेज आप लिख दीजिए, जो मर्जी। तो ये ही सिंटेक्स है आपको स्क्रीन डिफाइन करने का। पहला स्क्रीन आपका हो गया होम पेज, ठीक है। तो पहले क्या करना है आपको, नेविगेशन कंटेनर को इंपोर्ट कर लेना है, क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर इसको इंपोर्ट कर लेना है। अब इसके अंदर से आपको नेविगेटर को और स्क्रीन को डिस्ट्रक्चर कर लेना है। कंटेनर के अंदर नेविगेटर स्टार्ट होगा और नेविगेटर के अंदर आपका स्क्रीन स्टार्ट होगा। तो ये आपका फर्स्ट स्क्रीन हो गया, यानी कि एक स्क्रीन हो गया, यानी कि होम पेज की राउटिंग हो गई, ठीक है। अब होम पेज में दिखेगा क्या, उसके लिए अगर आपके पास कोई कंपोनेंट है, जैसे हमारे पास ये होम पेज वाला कंपोनेंट है, यही दिखना चाहिए होम पेज के अंदर, तो उसको इंपोर्ट कर लीजिएगा। ऐसे इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे और होम पेज को हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो ऐसे लिखे जरा होम पेज, और फ्रॉम कीवर्ड का यूज करेंगे, कहाँ पर है वो लोकेशन दीजिए, तो जहाँ पर है, यानी कि जहाँ पर ऐप डॉट जैसे वहीं पर है सीएमपी फोल्डर, और सीएमपी फोल्डर के अंदर है हमारा होम पेज डॉट जेएसएक्स। तो ऐसे लिख दीजिए जरा होम पेज को। अब ये जो होम पेज है इसको कंपोनेंट के रूप में डिफाइन करना है। तो ये जो स्क्रीन है, जैसे आपने नेम कीवर्ड का वैल्यू होम रखा, वैसे ही आपको क्या करना है, कंपोनेंट का वैल्यू आपको होम पेज डिफाइन कर देना है, जो आपने इंपोर्ट किया ऊपर की तरफ। तो आपकी फर्स्ट स्क्रीन बन गई होगी, यानी कि फर्स्ट स्क्रीन आपकी बन गई होगी। यहाँ पर जाके देखेंगे तो देखिए जरा होम आ गया ना लिख के इस तरीके से, और ये आपकी फर्स्ट स्क्रीन। तो होम पेज के अंदर यही डिजाइन है। फिलहाल अगर आप चाहते हो, देखिए मैं यहाँ पर होम पेज कर देता हूँ। अब जाके देखिए तो देखिए यहाँ पर होम पेज आ जाएगा, ये देखिए ना। तो ये आपकी फर्स्ट स्क्रीन है। ये जो फर्स्ट स्क्रीन है इसके अंदर मुझे हेडर नहीं दिखाना, ये जो हेडर दिख रहा है ना, ये मुझे नहीं दिखाना है। तो हेडर अगर आपको नहीं दिखाना है तो इसके अंदर ऑप्शंस को पास कर सकते हो आप। यहाँ पर आप ऑप्शंस के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिएगा, और इसके अंदर एक और जेसन डिफाइन करिए, हेडर सोन के नाम से प्रॉपर्टी है, हेडर सोन इसके नाम से प्रॉपर्टी है, इसका वैल्यू आप फॉल्स कर दीजिए। तो जो है क्या होगा, वो जो हेडर है वो नहीं दिखेगा। तो हेडर सोन को आप फॉल्स कर दीजिए इस तरीके से। तो अब आपका जो हेडर है, देखिए ऊपर की तरफ जो दिख रहा था वो नहीं दिखेगा इस तरीके से, है ना। तो देखिए जब आपको ज़्यादा, यानी कि जो जेसन हमने यहाँ पर डिफाइन किया, इसके अंदर हमें ज़्यादा कंटेंट लिखना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक जेसन ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर ऊपर की तरफ मैं समझाता हूँ आपको, कॉन्स्टेंट मैंने इस तरीके से मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ इस तरीके से जरा, होम ऑप्शंस के नाम से। तो मुझे ये जो ऑप्शन है इसको होम, यानी कि होम स्क्रीन में पास करना है, ये वाला ऑप्शन, इसलिए मैंने इसका नाम रखा होम ऑप्शंस। अब इसके अंदर क्या क्या नहीं दिखाना चाहे तो वहाँ पर डिफाइन कर दिए। तो मुझे हेडर सोन को नहीं दिखाना है, इसलिए मैंने हेडर सोन फॉल्स कर दिया। इसी तरीके से अगर आपको डिजाइन करना होगा होम हेडर को, यानी कि जो होम का हेडर है, जैसे मैं अभी ट्रू कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने ट्रू कर दिया इस तरीके से, और यहाँ से मैं हटा दूंगा, इस जेसन को यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पर आप डायरेक्ट होम ऑप्शन को पास कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है ना। मैंने होम ऑप्शन पास कर दिया और यहाँ पर ट्रू है, तो अभी हेडर दिखेगा, देखिए। तो अभी आपको सिंगल काम करना था तो डायरेक्ट यहाँ पर पास कर देते। अगर आपको ज़्यादा काम करना है, जैसे डिज़ाइन भी करना है हेडर को, है ना, यानी कि होम पेज का जो हेडर है उसको आपको अलग तरीके से दिखाना है, तो इस तरीके से एक ऑप्शन बना लीजिए, यानी कि जेसन ऑब्जेक्ट, और उसको डायरेक्ट यहाँ पर पास कर दीजिए। अब यहाँ पर जो भी जो जो आप लिखेंगे वो सब यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा होम पेज वाले में। इसी तरीके से अगर आपका कोई दूसरा स्क्रीन है तो उसके लिए आप दूसरा ऑप्शन पास कर सकते हो, यानी कि सभी में आप अलग अलग ऑप्शन पास कर सकते हो। आप अगर किसी में दिखाना चाहते हो, किसी में नहीं दिखाना चाहते हो, तो इस तरीके से आप पास कर सकते हो, यानी कि सभी के लिए अलग अलग कॉन्स्टेंट बना लीजिए, और सभी स्क्रीन के अंदर आप अलग अलग ऑप्शन पास कर सकते हो। जैसे मुझे होम, यानी कि होम पेज है ये, अब होम पेज के अंदर मुझे ये हेडर नहीं दिखाना है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। और इस ऑप्शन को हमने होम पेज पे अप्लाई कर रखा है, ये देखिए ना यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हेडर नहीं दिखेगा। अब सपोज करो अबाउट वाला भी पेज है, और अबाउट वाले पेज में आपको हेडर दिखाना है, तो यहाँ पर आपको इसको नहीं पास करना है अबाउट में आपको इसको ट्रू करना होगा। या तो जैसे अभी मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, रहने देते हैं, ऐसे ही समझिए जरा इस चीज को, कि अगर आपको किसी में दिखाना है हेडर, किसी में नहीं दिखाना है, तो सभी के लिए आपको अलग अलग ऑप्शन डिफाइन करना होगा, यानी कि जो ऑप्शन का वैल्यू है वो सभी का अलग अलग होगा। इस तरीके से समझिए इस चीज़ को। अब सपोज करो हेडर को आपको और अच्छे से डिजाइन करना है, तो यहाँ पर आप काम करिए। अगर एक छोटा सा ही काम है तो डायरेक्ट यहीं पर पास कर दीजिए, उसके लिए आपको कॉन्स्टेंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, दो तीन प्रॉपर्टी है तो उसके लिए कॉन्स्टेंट बना दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा काम था, हम चाहते तो डायरेक्ट यहीं पर पास कर देते, बट मैंने आपको समझाया इस चीज को ऐसे लिख के, ठीक है, कि अगर आप बड़ा कंटेंट लिख रहे हो यहाँ पर तो उसके लिए आप कांस्टेंट बनाइए, और उस कांस्टेंट का यहाँ पर डायरेक्ट यूज करिए। चलिए, चीजें क्लियर होंगी होप। अब हम इस होम पेज के अंदर डिजाइन करेंगे, यानी कि जो होम पेज है उसके अंदर मुझे हेडर नहीं दिखाना, तो वो तो मैंने हटा दिया। ये जो होम पेज है इसके अंदर जाके हम डिजाइन का काम करेंगे, ठीक है। तो होम पेज डॉट जेएसएक्स को जरा खोल लीजिए, ये रहा होम पेज डॉट जेएसएक्स।
इसके अंदर आपने कुछ चीज़ों को इंपोर्ट कर रखा है। ये जो रिटर्न के अंदर व्यू का कोड है सब कुछ हटा दीजिए। तो फिलहाल क्या है, नॉर्मल एक कांस्टेंट है और उसी को हमने एक्सपोर्ट कर रखा है, और टेक्स्ट व्यू बटन ये इंपोर्ट किया गया। ठीक है, बस सबसे पहले आपको रिटर्न के अंदर व्यू को स्टार्ट कर लेना है। तो व्यू को स्टार्ट करिए इस तरीके से, व्यू को क्लोज कर लेंगे, और इस व्यू के अंदर हमें 2-3 व्यू और स्टार्ट करने हैं। तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया, मैं 3 व्यू स्टार्ट कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया इस तरीके से, इस तरीके से मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया व्यू को। ठीक है ना, तो एक मेन कंटेनर है हमारा ये, और ये हमारा व्यू है, यानी कि क्लोज हुआ। उसके अंदर हमने 3 और कंटेनर बनाए। तो कभी भी आपको रिएक्ट नेटिव के अंदर कंटेनर बनाना होगा तो आप व्यू का ही यूज करिएगा, क्योंकि ये जो व्यू है ना वो टच फ्रेंडली होता है। और 2-3 चीज़ें व्यू के बारे में जानिए जरा। ये इसका डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स होता है, और जो फ्लेक्स डायरेक्शन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल्यूम होता है। ठीक है, तो उसको चेंज किया जा सकता है, यानी कि इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन होता है वो कॉल्यूम होता है, और डिस्प्ले इसका फ्लेक्स होता है। याद रहे, व्यू जब भी आप यूज करेंगे तो इतना बात याद रखिएगा व्यू के बारे में, कि इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि डिफ़ॉल्ट जो है इसका डिस्प्ले फ्लेक्स होता है, और फ्लेक्स डायरेक्शन डिफ़ॉल्ट इसका कॉलम होता है। तो कॉलम से आप रो भी किया जा सकता है और जो मर्जी किया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रहे कि जब भी आपको कंटेनर बनाना है तो व्यू का ही स्टार्ट करना है, यानी कि व्यू ही स्टार्ट करना है, आपको डिव वगैरह नहीं यूज करना है। यानी कि वेब से रिलेटेड जो भी एलिमेंट है, जैसे वेब से रिलेटेड HTML हो गया, HTML का कोई भी टैग यूज नहीं करना आपको। जब भी किसी भी तरह का काम करना होगा तो सभी के लिए रिएक्ट नेटिव के अंदर अलग अलग कंपोनेंट हैं। जैसे इमेज हमें लिखना है, सॉरी इमेज शो करना है, तो इमेज के लिए इमेज के नाम से कंपोनेंट है। टेक्स्ट शो करना है तो टेक्स्ट के नाम से कंपोनेंट है ना। इसी तरीके से अगर आपको बटन बनाना है तो बटन के नाम से कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव के अंदर। फॉर एग्जांपल और भी कुछ काम करना है तो उसके लिए रिएक्ट नेटिव के अंदर कंपोनेंट है, उसके लिए आप जो है HTML का यानी कि वेब एलिमेंट का यूज नहीं करेंगे। वेब एलिमेंट का अगर आप यूज करते हो, इन केस एरर नहीं आया, चलो हमने यहाँ पर डिव का यूज कर लिया फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर एरर नहीं आया, किसी भी तरह का एरर नहीं आया, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पर जो अगर आपने वेब एलिमेंट का यूज किया है तो वो टच फ्रेंडली नहीं रहेगा। ये जो व्यू वगैरह है ना, ये जो बटन है, यानी कि रिएक्ट नेटिव के अंदर जो डिजाइन बटन है वो सारे टच फ्रेंडली होंगे। ठीक है, टच फ्रेंडली का मतलब स्मूथ चलेगा। लेकिन अगर आपने वेब एलिमेंट का यूज कर लिया तो आपका जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर होगा वो टच फ्रेंडली नहीं रहेगा, काफी स्मूथ नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस चीज का खास ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब भी आपको अ, ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि आपको वेब एलिमेंट का यूज नहीं करना है। जब भी आपको कंटेनर बनाना है तो उस केस में आपको व्यू का ही यूज करना है। और राउटिंग का केस क्या है, राउटिंग में आपको सबसे पहले इस नेविगेशन कंटेनर को इंपोर्ट करना है, उसके बाद क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर इसको इंपोर्ट करना है। इसके अंदर से 2-3 चीज़ों को आपको निकाल लेना है। पहले कंटेनर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नेविगेटर, उसके बाद स्क्रीन। ये फर्स्ट स्क्रीन हमारी होम पेज की है, अभी हम होम पेज के अंदर डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें इसका स्टाइल का पेज बनाना है, यानी कि CSS का एक फाइल बनाना है इसके लिए। तो देखिए फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरीके से रखेंगे। अब यहाँ पर आप इसी के अंदर CMP के अंदर होम पेज डॉट स्टाइल डॉट JS नहीं बना देंगे। पहले तो ये जो होम पेज है इसको एक सेपरेट फोल्डर में रखेंगे। ठीक है, होम पेज के नाम से एक फोल्डर बनाइएगा CMP वाले के अंदर। तो मैंने ऐसे होम पेज डॉट JS, सॉरी होम पेज के नाम से एक फोल्डर बना लिया। अब इस होम पेज के अंदर आपको ये जो आपका है इसको कट कर लीजिए और इस होम पेज के अंदर डिफाइन कर दीजिए इस तरीके से, यानी कि पेस्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर आपने यानी कि जो CMP फोल्डर के अंदर होम पेज डॉट JS था उसको अपने CMP फोल्डर के अंदर जो होम पेज फोल्डर है उसके अंदर रख दिया। तो एप डॉट जेएस के अंदर आपने इंपोर्ट किया था, इसका लोकेशन भी चेंज कर दीजिएगा। बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाता है, लेकिन इन केस नहीं चेंज हुआ तो यहाँ पर जाके चेंज कर देंगे, नहीं तो एरर आएगा। ठीक है ना, देखिए मेरे में CMP फोल्डर के अंदर से होम पेज फोल्डर और होम पेज के अंदर से होम पेज डॉट JSX एक्सेस हो गया, तो मेरे में चेंज हो गया। लेकिन आप में हो सकता है ना चेंज हुआ हो, तो इसको चेंज करना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आप लोगों में एरर आ जाएगा। ठीक है, अब CSS का फाइल हम इसके अंदर बनाएंगे। तो कभी भी याद रहे, जैसे कि अबाउट है तो अबाउट के लिए भी आप फोल्डर बनाइएगा, और अबाउट डॉट JSX उस अबाउट फोल्डर के अंदर, और अबाउट के लिए अगर कोई CSS का फाइल है तो उस अबाउट फोल्डर के अंदर उसका CSS का फाइल। मैसेज के लिए भी आप फोल्डर बनाइएगा, इसी तरीके से नोटिफिकेशन के लिए भी आप फोल्डर बनाइएगा। तो इन पेज का मुझे काम नहीं है, मैं चाहूँ तो डिलीट भी कर दूं, लेकिन रहने देता हूँ। आप डिलीट भी कर सकते हो, इस पर कोई काम नहीं करना है। अबाउट पे, मैसेज पे और नोटिफिकेशन पे तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके का काम करना है, जैसे कि सबका 2-2 फाइल है, जैसे होम पेज डॉट JSX है और इसी के लिए होम पेज डॉट CSS भी है, तो दोनों को एक फोल्डर में रखेंगे। अबाउट के लिए भी ऐसे ही फोल्डर बनाएंगे और दोनों को रखेंगे। मैसेज के लिए भी फोल्डर बनाएंगे, उसको रखेंगे। तो रिएक्ट जेएस अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चीज आपको अच्छे से पता होगा कि किस तरीके से हमें फोल्डर स्ट्रक्चर रखना चाहिए। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें फ्यूचर में दिक्कत ना हो, कोड को एडिट करने में, चेंजेस करने में हमें प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है ना, चलिए जरा होम पेज के अंदर, यानी कि जो होम पेज फोल्डर है इसके अंदर एक नया फाइल बनाइए जरा। होम पेज डॉट, ऐसे बनाएंगे होम पेज डॉट स्टाइल डॉट JS।
तो एक्सटेंशन कोड जेएस ही रखेंगे, होम पेज डॉट स्टाइल डॉट जेएस, इस तरीके से बनाएंगे। अब स्टाइल का कोड करना है, इसका मतलब हमें स्टाइल डॉट सॉरी जो है स्टाइल शीट्स को इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट नेटिव के अंदर से। तो एक काम करिए जरा, इंपोर्ट कीवर्ड का करिए इस तरीके से, और स्टाइल शीट को आप इंपोर्ट कर लीजिए रिएक्ट नेटिव के अंदर से। तो ऐसे मैंने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पर आ जाएंगे, एक कांस्टेंट बनाएंगे इस तरीके से स्टाइल्स के नाम से। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप स्टाइल्स के नाम से कांस्टेंट बनाओ, किसी भी नाम से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। ये जो स्टाइल शीट्स आपने इंपोर्ट किया, इसके अंदर से डॉट क्रिएट के नाम से फंक्शन कॉल करिएगा, और इसके अंदर आर्गुमेंट के रूप में आपको जेसन को डिफाइन करना है, यानी कि आपको इसका सिंबल देना है, ये ऑब्जेक्ट वाला सिंबल, ठीक है। तो जेसन इसको मैं बोलता हूँ, ये जेसन ऑब्जेक्ट होता है इसके अंदर जो भी लिखते हैं, इसलिए मैं इसको जेसन बोलता हूँ। तो इसको आप जेसन भी बोल सकते हो, या आप इसको ऑब्जेक्ट सिंबल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने जेसन का सिंबल दिया। इसके अंदर काम करने से पहले इस स्टाइल को जरा एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इस कीवर्ड का यूज करेंगे, और यहाँ पर हम स्टाइल्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर देंगे। तो एक्सपोर्ट कर दीजिए जरा इस तरीके से। अब जो भी आप सीएसएस का काम करेंगे वो यहाँ पर करेंगे इसके अंदर। तो अभी स्टाइल्स को हम इंपोर्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट आपने बनाया वो किसी भी नाम से बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि स्टाइल्स के नाम से बनाओ, आप कोई भी नाम दीजिए, आपकी मर्जी, वो एक्सेसिबल है। तो जो भी नाम दीजिएगा उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो इंपोर्ट कीवर्ड का करिए, और यहाँ पर आप स्टाइल्स को इंपोर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर भी आप इंपोर्ट करते समय कोई दूसरा नाम रख सकते हो, क्योंकि देखिए एक चीज समझिएगा, जब आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हो ना, तो इसको आप किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर आप नाम भी चेंज कर दें, ये वाला नाम, ये वाला नाम यहाँ मत चेंज करना, ये तो आपका फाइल का नाम है। ये वाला नाम आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि सपोज करो आपने एक्स वाई जेड में रिसीव कर लिया चीज को, तो बिल्कुल एक्स वाई जेड एक्सेसिबल है, नो डाउट, ऐसे आप इसको रिसीव कर सकते हो। बट स्टाइल ही रखिए, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमें मीनिंगफुल रखना है चीज़ों को, ताकि हमें समझ में आए बाद में। परफेक्ट। अब यहाँ पर यानी कि जो व्यू है इसको हमें डिज़ाइन करना है अपने स्टाइल के शब्दों में। तो ये जो व्यू है इसके अंदर आ जाओ, स्टाइल को स्टार्ट कर लो, और वो जो स्टाइल्स है इसके अंदर से, यानी कि स्टाइल्स के अंदर से डॉट मेन, इसके नाम से एक प्रॉपर्टी मैंने रीड कर लिया। अब इस प्रॉपर्टी को जो आपने रीड किया है, इसका डिक्लेरेशन कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए स्टाइल्स के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेन को स्टार्ट करिए इस तरीके से, और जो काम करना है वो यहाँ पर करिए आप, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ जरा, मेन में मैं इसका जो हाइट है वो 100% रखना चाहता हूँ। उसके लिए मैं फ्लेक्स का वैल्यू 1 कर दूंगा। फ्लेक्स का वैल्यू जैसे आप 1 करेंगे, ये जो व्यू होगा इसका हाइट हो जाएगा 100%। लेकिन ये दिखेगा नहीं, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड कलर नहीं है। तो एक काम करो, बैकग्राउंड कलर देखने के लिए फॉर विजिबिलिटी मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर का वैल्यू रेड कर रहा हूँ। तो दिख जाएगा आपको यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, ये देखिए है ना, इस तरीके से दिख गया बैकग्राउंड कलर रेड। हो सकता है एक बार यहाँ पर रिलोड प्रेस करिए, यानी कि जो हमारा टर्मिनल है इसमें आ जाएंगे, और आर प्रेस करेंगे इस तरीके से। देखिए अब ये जो एप्लीकेशन है ये रिलोड होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ये देखिए, तो रेड कलर का जो स्क्रीन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कि स्टेटस बार भी कवर कर रहा है। यानी कि रेड कलर का जो हमारा बैकग्राउंड है वो स्टेटस बार को भी कवर कर रहा है। तो स्टेटस बार ना कवर करे इसके लिए क्या करेंगे, हम होम पेज डॉट जेएसएक्स के अंदर आ जाएंगे, और बटन के ठीक बगल में हम स्टेटस बार को इंपोर्ट कर लेंगे। तो ऐसे इंपोर्ट करिए जरा स्टेटस बार को, और इस स्टेटस बार को यहाँ पर इस व्यू के अंदर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो बस ऐसे स्टार्ट करके छोड़ दीजिए। अब ये जो व्यू है वो स्टेटस बार वाला एरिया छोड़ देगा, ये देखिए है ना, नीचे से रेड कलर हुआ। परफेक्ट, इस तरीके से आपको काम करना है। ये जो रेड कलर है ये मुझे नहीं चाहिए, तो बस विजिबिलिटी के लिए था। तो चाहे तो आप इसको हटा दीजिए, या इसका कलर व्हाइट कर दीजिए, तो हैश एफ 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 कर दीजिए, इससे व्हाइट कलर आ जाएगा। तो हटा भी सकते हैं, या तो आप व्हाइट कलर कर दीजिए, मुझे व्हाइट ही चाहिए इसलिए मैंने व्हाइट कर दिया। बाई डिफॉल्ट व्हाइट ही रहता है, अगर आप हटा देंगे ना तब भी ये व्हाइट ही रहेगा, ये देखिए है ना, इस तरीके से। तो रहने दीजिए, फ्यूचर में आपको हो सकता है काम आए। कैसे, और कभी भी आपको लिखना है तो जो सीएसएस का प्रॉपर्टी लिखेंगे वो फुल हैंड वाली लिखेंगे, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखेंगे। जैसे बैकग्राउंड लिखेंगे तो काम नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। इसलिए आपको बैकग्राउंड कलर पूरा पूरा लिखना है। परफेक्ट, ये हो गया, हमने स्टेटस बार लगा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये यहाँ से स्टार्ट, यानी कि स्टेटस बार वाला एरिया अब ये कवर नहीं कर रहा है। परफेक्ट। चलिए जरा कुछ और चीज़ों को समझिए। तो ये जो व्यू है ना, ये जो व्यू है इसका जो डिस्प्ले होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फ्लेक्स होता है। और इसके अंदर कोई भी कंटेंट, जैसे मैं बटन को स्टार्ट कर लेता हूँ, मैंने बटन को ऐसे स्टार्ट किया और ऐसे क्लोज किया। बटन को कभी भी आपको ऐसे ही क्लोज करना है, क्योंकि बटन के बीच में आप कुछ लिख नहीं सकते हो। यहाँ पर आप टाइटल के नाम से प्रॉपर्टी सेट करेंगे, और इसका वॉल्यूम मैंने डिफाइन कर दिया सबमिट। तो जब भी आप सबमिट लिखेंगे तो क्या होगा, ये जो बटन बनेगा ना ये फुल विड्थ का बनेगा। ये देखिए फुल विड्थ का बना ना बटन इस तरीके से। तो फुल विड्थ का बटन इसलिए बन रहा है क्योंकि जो व्यू है ना इसका जो डिस्प्ले है वो फ्लेक्स है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स होने की वजह से ये जो बटन है फुल विड्थ में बना। अगर आपको फुल विड्थ में नहीं बनाना होगा ना, तो इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है उसको चेंज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टाइल लगाइएगा इस तरीके से, और जो फ्लेक्स डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हो आप। तो यहाँ पर आप ऐसे डिफाइन करिए फ्लेक्स डायरेक्शन। ये बस समझाने के लिए, आप चाहें तो मत लिखिए इसको, मैं हटाने वाला हूँ।
इसका वैल्यू आप रो कर दीजिए। तो जैसे ही इसका फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज होगा, जो आपका बटन है वो एक्चुअल साइज में आ जाएगा, जो उसका साइज होना चाहिए, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो कॉल्यूम होता है। तो अभी अगर आपने रो कर दिया और इस बटन को स्टार्ट करेंगे, तो ये देखिए हमने स्टार्ट किया इस तरीके से, तो क्या होगा, ये देखिए इसके बगल में स्टार्ट होगा सारा बटन, ठीक है। तो अगर आपको कॉल्यूम ही रखना है इस चीज को, तो यहाँ पर आप बिल्कुल कॉल्यूम रख सकते हो, यानी कि डायरेक्शन अगर आप कॉल्यूम रखना चाहते हो तो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या कर सकते हो आप यहाँ पर, कॉल्यूम कर सकते हो। तो ऐसे डिफाइन कर दीजिए कॉल्यूम जरा। तो कॉल्यूम ये देखिए फुल यूज में दिखा, क्योंकि जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो यहाँ पर क्या है, कॉल्यूम है। तो बाय डिफॉल्ट जो फ्लेक्स डायरेक्शन होता है वो कॉल्यूम होता है। इसको हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि रो में जैसे आप करेंगे इस चीज को, फ्लेक्स डायरेक्शन, ये आपका जो बटन है वो एक्चुअल साइज में आ जाएगा। तो इसको रो कर दीजिएगा जरा इस तरीके से, परफेक्ट। तो रो हम जब कर देंगे तो ये हमारा एक्चुअल साइज में बटन बनेगा। तो फुल यूज में बनने का रीजन ये होता है कि फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट इसका क्या होता है, कॉल्यूम होता है। इस चीज पे हम आगे और भी काम करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। इतना ध्यान में रखना है कि बाय डिफॉल्ट ये जो व्यू होता है इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स होता है और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉल्यूम होता है। इसको मैंने हटा दिया और ये सारे बटन भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने ऐसे हटा दिया बटन को, परफेक्ट, ठीक है। इस पे हम आगे और भी काम करेंगे, फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी जो हमारा ये व्यू है इसके अंदर हमने स्टाइल लगाया था मेन, और अब हमें इस व्यू के अंदर काम करना है। ये जो व्यू है दूसरा वाला, यानी कि इस व्यू के अंदर जो पहला व्यू है इसके अंदर काम करना है, इस पे। तो इस व्यू के अंदर तीन व्यू है, एक तो पहला ये है आपका, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो ये पहला वाला व्यू है, इसके अंदर आपको काम करना है। तो एक काम करिए जरा, इसके अंदर स्टाइल लगा देते हैं जरा, यानी कि इसके अंदर हम स्टाइल लगा देंगे। तो इस स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज करिए इस तरीके से, और स्टाइल्स के अंदर से वो जो स्टाइल्स वाला कांस्टेंट आपका ऊपर की तरफ, उसके अंदर से डॉट हेडर को रीड कर लीजिए। तो स्टाइल्स के अंदर से मैंने हेडर को रीड किया, कॉपी कर लेंगे। इस हेडर का डिक्लेरेशन यहाँ पर होना चाहिए। तो ये जो मेन है इसको कॉमा से सेपरेट करिएगा और हेडर को यहाँ पर डिफाइन करिए जरा इस तरीके से, ऐसे कर्ली ब्रैकेट का सिंबल देंगे। और इस हेडर के अंदर आपको क्या काम करना वो डिफाइन करिए जरा। तो फिलहाल मैं बैकग्राउंड कलर का यूज करता हूँ इस तरीके से, और इसका कलर जो है मैं डिफाइन कर देता हूँ। यही कलर आप भी दे दीजिए जरा, C5। तो C5558FC ये वाला कलर दे दीजिए आप भी, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि यही कलर दीजिए, आपकी मर्जी, आप भी अगर ये नहीं देना चाहते हो तो दूसरा कलर दे दीजिए, वरना आप भी यही यूज करिए। हाइट का यूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट हाइट नहीं होगा इसके अंदर। तो हाइट का आपको यानी कि हाइट का आपको यूज करना होगा, तो 150 पिक्सल हाइट दे दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो कलर है वो आ जाएगा, ये देखिए है ना, इस तरीके से कलर आ गया। मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो भी कंटेंट मैं लिखूं, यानी कि इसके अंदर जो भी मैं लिखूं, जो भी अगला कंटेंट स्टार्ट करूं, वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट का वैल्यू आपको क्या कर देना है, सेंटर कर देना है इस तरीके से। सॉरी, जस्टिफाई कंटेंट इसका वैल्यू सेंटर कर देना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको अलाइन आइटम्स का वैल्यू आपको सेंटर कर देना है। तो अलाइन आइटम्स इसका वैल्यू भी आपको सेंटर डिफाइन कर देना है। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर अगर आप लगाते हो, तो इसके अंदर जो भी कंटेंट आप स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल सेंटर में आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब इस व्यू के अंदर आ जाइए, ये जो व्यू है इसके अंदर हमें एक और व्यू को स्टार्ट करना है और उस पर काम करना है। तो यहाँ पर आप एक और व्यू को स्टार्ट करिए, इसको क्लोज कर लीजिए, और इस व्यू के अंदर आप स्टाइल को डिफाइन करिए। और ये जो स्टाइल्स वाला कांस्टेंट है आपका ऊपर की तरफ, यानी कि जो आपने इंपोर्ट किया था स्टाइल्स को, उसके अंदर से डॉट सर्कल के नाम से एक प्रॉपर्टी रीड कर लीजिए। तो ऐसे मैंने सर्कल को रीड कर लिया, ठीक है ना। अब इस सर्कल का डिक्लेरेशन आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो ये जो हेडर है इसको कॉमा से सेपरेट करिए और सर्कल को यहाँ पर डिफाइन करिए। कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले इसमें विड्थ दे दीजिए, तो मैंने विड्थ प्रॉपर्टी का यूज करके ऐसे 120 पिक्सल विड्थ दे दिया। कॉमा से सेपरेट करिएगा इस तरीके से, और हाइट प्रॉपर्टी का यूज करिए इस तरीके से, और हाइट का वैल्यू आप 120 डिफाइन कर दीजिए, परफेक्ट। कॉमा से सेपरेट करेंगे और यहाँ पर हम अगला डिफाइन कर देंगे बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर का यूज करिए इस तरीके से, और जो कलर है उसको F5 या FF कलर दे दीजिए, यानी कि व्हाइट कलर। तो मैंने ऐसे दे दिया FF कलर, ठीक है, इस तरीके से, परफेक्ट। तो अभी जो है बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए जो कंटेंट स्टार्ट हुआ बिल्कुल सेंटर में स्टार्ट हुआ। सेंटर में क्यों है, क्योंकि आपने ये दोनों लगाया था। अगर इन दोनों को आप कमेंट कर दें तो ये बिल्कुल सेंटर में नहीं जाएगा, ये देखिए ना। तो सेंटर इन दोनों की वजह से आया, जो हमने पहले से लगा रखा है, परफेक्ट। इसको हमें रेडियस करना है, तो बॉर्डर रेडियस इस प्रॉपर्टी का यूज करिएगा। और इसमें आपको रेडियस कैसे देना, 50% अगर आपको देना है तो 120/2, 120 ही क्यों लिखेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा उसी के अपान में 2 कर देंगे, ठीक है ना। तो अब ये बिल्कुल सर्कल में आ गया, परफेक्ट, इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर मुझे इमेज को दिखाना है, यानी कि लोगो अपना सेट करना है इसके अंदर। और मैं चाहता हूँ वो जो लोगो में सेट करूँ वो भी बिल्कुल जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर लगा देंगे, ताकि वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो ये जो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, कॉमा से सेपरेट करके इसको यहाँ पर भी डिफाइन कर दिए, ताकि जो मैं इमेज या लोगो सेट करूँ वो बिल्कुल सेंटर में आए इस कंटेनर के अंदर, ठीक है, व्हाइट वाले के अंदर। अब आपको आ जाना है यहाँ पर और इमेज को स्टार्ट करना है।
तो इमेज आपको इंपोर्ट करना होगा, तो स्टेटस बार के ठीक बगल में आप इमेज को भी इंपोर्ट कर लीजिए रिएक्ट नेटिव के अंदर से। इंपोर्ट कर लिया मैंने इमेज को, और इस व्यू के अंदर आप इमेज को स्टार्ट करिए जरा। तो मैंने ऐसे इमेज को स्टार्ट कर लिया, इसको क्लोज कर लेंगे और सोर्स प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इस तरीके से, और सोर्स के अंदर आपको रिक्वायर फंक्शन कॉल करना है इस तरीके से। जो हमारा इमेज है वो ऑफलाइन है। अगर आपको ऑनलाइन कोई इमेज लगाना होगा तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक और जेसन देंगे, यानी कि जेसन के अंदर आपको यूआरआई इसके नाम से प्रॉपर्टी सेट करना, और इसका वैल्यू आपको ऑनलाइन वाला यूआरएल देना है। लेकिन अगर आपका जो फोटो है या लोगो है वो आपके लोकल पीसी के अंदर है, यानी कि लोकल सिस्टम के अंदर है, तो यहाँ पर रिक्वायर का यूज करिए और उसका लोकेशन दीजिए। तो लोकेशन हमारा एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे, यानी कि एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे, उसके बाद एक और फोल्डर से बाहर निकलेंगे, तब जाके असेस्ट फोल्डर मिलेगा, और इस असेस्ट फोल्डर के अंदर है हमारा लोगो डॉट जेपीजी इसके नाम से फाइल। तो लोगो डॉट जेपीजी का लोकेशन यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लोगो आ जाएगा। ये देखिए काफी बड़ा लोगो आया। मैं इसको थोड़ा डिजाइन करूंगा, तो इसी के अंदर आप स्टाइल को डिफाइन करिए, और जो वो जो स्टाइल है आपका, वो जो स्टाइल्स है आपका, उसके अंदर से डॉट लोगो को रीड कर लीजिए। अब इस लोगो का डिक्लेरेशन आपका स्टाइल्स के अंदर यहाँ पर होना चाहिए। तो कॉमा से सेपरेट करिएगा सर्कल को, और यहाँ पर आप लोगो को भी डिफाइन करिए तरह। तो मैंने ऐसे लोगो को रीड कर लिया, और इसका विद हाइट मैं कम कर दूंगा। तो मैंने विद प्रॉपर्टी का यूज किया इस तरीके से, मैं 80 पिक्सल डिफाइन कर देता हूँ, और हाइट प्रॉपर्टी का यूज करके मैं यहाँ पर 80 पिक्सल डिफाइन कर देता हूँ। तो विद और हाइट बस इसका छोटा कर देंगे, ये परफेक्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए परफेक्ट साइज में आ गया, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स है इसका, जो व्हाइट वाला डिब्बा है इसका, और जो है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर लगा हुआ है, जिसके वजह से बिल्कुल परफेक्ट सेंटर में ये आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमने हेडर को डिजाइन किया परफेक्ट। चलिए जरा इसके नीचे जो दो व्यू और हैं उनके अंदर भी काम करेंगे हम। तो ये पहला व्यू हो गया जिसके अंदर आपने काम किया, ये अगला व्यू है और ये अगला व्यू है। तो दोनों में साथ में जाता हूँ और टेक्स्ट का यूज करता हूँ इस तरीके से, और टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ जरा इस तरीके से। मैं लिख देता हूँ डेवलप्ड बाई, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये लिखे JFC, ठीक है। तो डेवलप्ड बाई JFC मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप उसको ठीक करके लिखेंगे। देखिए ये दोनों दो टेक्स्ट आपने स्टार्ट किया दोनों व्यू के अंदर, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पर दिखा। मैं चाहता हूँ ये जो बीच वाला टेक्स्ट है हमारा वो यहाँ सेंटर में दिखे, और जो नीचे वाला टेक्स्ट है वो बिल्कुल नीचे आ जाए, और व्यू ये जो हेडर है वो ऊपर ही रहे, ठीक है ना। यानी कि ये जो मेन कंटेनर है इसके अंदर हमारा तीन व्यू है, ये पहला व्यू हो गया, ये दूसरा व्यू हो गया, और ये तीसरा व्यू हो गया, ठीक है। तीनों को मैं चाहता हूँ, यानी कि जो पहला हमारा व्यू है वो ऊपर रहे, और जो बीच में व्यू है वो बीच में रहे, और जो लास्ट वाला व्यू है वो बिल्कुल नीचे रहे। तो इस केस में आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो जो मेन है आपका मेन, इसके अंदर जाना होगा CSS के अंदर। तो मेन आपका देखिए कहाँ है, यहाँ है, ठीक है ना। कॉमा से सेपरेट करिएगा इस चीज को जरा, और जस्टिफाई का यूज करिए। जस्टिफाई कंटेंट, इसका वैल्यू आपको क्या देना है, स्पेस हाइफन बिटवीन। तो स्पेस बिटवीन अगर आप दे देते हो तो हेडर आपका ऊपर रह जाएगा, और ये देखिए जो बीच वाला व्यू हो बीच में आ गया, और जो नीचे वाला व्यू था वो सबसे नीचे चला गया, इस तरीके से परफेक्ट। अब हमें बीच में काम करना है, ठीक है। तो बीच में यानी कि जो बीच वाला व्यू है उसके अंदर में फॉर्म से रिलेटेड चीजों को लिखना है, यानी कि इनपुट फील्ड वगैरह बनाना है। आपको समझना होगा कि इनपुट फील्ड कैसे बनाना है, और जो है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज लिखने हैं, वो सारी चीजें आपको समझना होगा। तो फिलहाल ऊपर की तरफ आ जाओ और इम्पोर्ट कर लो जरा टेक्स्ट इनपुट को। तो मैंने कामा से सेपरेट किया, और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट इनपुट। तो कभी भी अगर आपको इनपुट फील्ड बनाना है, टेक्स्ट एरिया बनाना है, तो आपको टेक्स्ट इनपुट को ही इम्पोर्ट करना है, ठीक है ना। तो रिएक्ट नेटिव के अंदर से हमने टेक्स्ट इनपुट को इम्पोर्ट कर लिया, और ये जो डेवलप्ड बाय मी बीच में लिखा हुआ है बीच वाले व्यू में, उसको हटा दीजिए। यहाँ पर लिख दिया जरा इसे रजिस्टर नाउ। तो मैंने ऐसे रजिस्टर नाउ लिख दिया, ठीक है ना। इसके ठीक नीचे हम आ जाएंगे और टेक्स्ट इनपुट को स्टार्ट कर लेंगे। ऐसे मैंने स्टार्ट कर लिया, इसको ऐसे क्लोज करिएगा। तो अभी अगर आपने टेक्स्ट इनपुट स्टार्ट किया तो टेक्स्ट इनपुट तो बन गया होगा, लेकिन यहाँ पर दिखेगा नहीं आपको। देखिए मैंने क्लिक किया यहाँ पर, ये देखिए कीबोर्ड खुल गया, यहाँ पर टाइप भी हो रहा है, तो यहाँ पर बना, बट ये दिखेगा नहीं क्योंकि इसका डिजाइन नहीं होता है कुछ भी। इसको हमें डिजाइन करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको डिजाइन कर लेते हैं। इसके अंदर आ जाएंगे, ये जो पहला वाला टेक्स्ट इनपुट है हमारा, इसके अंदर, और स्टाइल को डिफाइन करिए जरा। वो जो स्टाइल से हमारा उसके अंदर से इनपुट के नाम के प्रॉपर्टी रीड कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये इनपुट जो प्रॉपर्टी है वो सभी इनपुट में अप्लाई करने वाला हूं मैं, इसलिए मैंने इनपुट को डायरेक्ट रीड कर लिया, और इस इनपुट का डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर करना होगा। तो लोगों के ठीक नीचे कॉमा से सेपरेट करिए और इनपुट को डिफाइन कर दीजिए। अब इनपुट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, सबसे पहले तो इसका हाइट दीजिए, क्योंकि हाइट भी नहीं उसके अंदर, तो हाइट मैंने 48 दे दिया। कॉमा से सेपरेट करिएगा, और इसमें आपको बॉर्डर भी देना है, तो बॉर्डर विद लिखेंगे। बॉर्डर देने के लिए आपको कभी भी बॉर्डर विद लिखना है, ऐसे बॉर्डर विद प्रॉपर्टी का यूज करिए, और यहाँ पर आप डिफाइन कर दिए जरा इस तरीके से 2 पिक्सल।
बॉर्डर विथ फुल हैंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे कभी बॉर्डर सिर्फ लिखेंगे तो काम नहीं करेगा। जैसे हम बॉर्डर लिखते थे ना, सिर्फ ऐसे लिखते थे बॉर्डर, ऐसे लिखते थे हम बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, है ना, ये काम नहीं करेगा आपका। इस तरीके से ये काम नहीं करेगा। इसलिए आपको बॉर्डर विथ का यूज करना है, ठीक है। और बॉर्डर विथ में आपको 2 पिक्सल वैल्यू दे देना है। तो जितना मोटा बॉर्डर चाहिए उतना वैल्यू दीजिए। तो मैंने 2 पिक्सल दिया। और यहाँ पर आप बॉर्डर का कलर भी दीजिए जरा। तो बॉर्डर कलर इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे हेस CCC, ये कलर दे दीजिए। या और भी कलर अगर आपको मालूम है वो दे सकते हो। ये देखिए बॉर्डर आ गया इस तरीके से, परफेक्ट। और ये इनपुट फील्ड हमारा विजिबल हो गया। इनपुट फील्ड के दोनों साइड से मुझे गैप चाहिए। और इस इनपुट के अंदर जो मैं कंटेंट लिख रहा हूँ वो थोड़ा सा फ्री होना चाहिए, यानी कि इधर से स्टार्ट होना चाहिए। उसके लिए पैडिंग दे देंगे, कॉमा से सेपरेट करिएगा। और मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करिए इस तरीके से। मार्जिन का वैल्यू 12 दे दीजिए, कॉमा से सेपरेट करिए। पैडिंग भी दीजिए अभी ही, तो पैडिंग का प्रोडक्ट यूज करेंगे और 10 पिक्सल दे देंगे पैडिंग। इसके बाद कॉमा से सेपरेट करिएगा। बॉर्डर रेडियस का यूज करिए, बॉर्डर रेडियस आप 4 पिक्सल दे दीजिए, ठीक है ना। तो ये 3 प्रॉपर्टी और लगा दीजिए इनपुट के अंदर। तो देखिए जो हमारा इनपुट है वो थोड़ा सा फ्री हो गया दोनों साइड से। और इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे वो थोड़ा सा फ्री होकर दिखेगा, परफेक्ट। फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह मत बढ़ाइएगा। ये डिफ़ॉल्ट साइज़ ठीक है, मोबाइल पे जब आप यूज़ करेंगे तो ये सही दिखेगा। यानी कि ये सही है। अभी अभी काम करिए, थोड़ा-सा डिज़ाइन करेंगे हम अभी, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल ये जो इनपुट फ़ील्ड है, ये टेक्स्ट के लिए है, यानी कि मैं इसमें नेम वगैरह लेना चाहता हूँ, तो उसमें प्लेस होल्डर का यूज़ करेंगे हम, यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे नेम को। तो ये जो टेक्स्ट इनपुट है आपका, इसके अंदर आ जाओ। प्लेस होल्डर के नाम से प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो और यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर दिए जो भी आपको लिखना है। तो मैंने योर नेम ऐसे डिफ़ाइन कर दिया, योर नेम, ठीक है ना। तो योर नेम लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको योर नेम प्लेस होल्डर के रूप में दिख जाएगा इस तरीके से, परफेक्ट। ये जो प्लेस होल्डर है इसको अगर आपको कलर करना है ना, तो यहाँ पर आपको प्लेस होल्डर टेक्स्ट कलर इसका यूज करना है। और इसका वैल्यू आप हेक्स कोड में या सॉलिड कलर भी दे सकते हो आप। तो मैंने ऐसे रेड दे दिया। अब यहाँ पर देखिए रेड कलर में हो गया। तो जब आपको कलर करना होगा तब इसका यूज करिएगा। और कोई भी सॉलिड कोई भी कलर आप दे सकते हो। फिलहाल मैंने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अगर आपको यूज करना है तभी इसका यूज करिए, अदरवाइज हटा दीजिए। तो मैंने कमेंट कर दिया है ताकि आप लोग को समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ऐसे आप कलर दे सकते हो। चलिए जरा आगे काम करेंगे अब हम। तो ये तो हमारा टेक्स्ट के लिए इनपुट फील्ड था। तो टेक्स्ट वाला हो गया। कॉपी करिए जरा कंट्रोल C करके, इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे। अब हमें ईमेल के लिए इनपुट फील्ड बनाना है। तो अभी हमने कॉपी पेस्ट किया, तो यही सेम इनपुट फील्ड कॉपी पेस्ट हो गया होगा। अच्छा, रजिस्टर नाउ भी कॉपी हो गया, इसको हटाइए जरा। रजिस्टर नाउ को सिर्फ इनपुट फील्ड कॉपी करिए, ये देखिए ना। यहाँ पर मुझे ईमेल लिखना है, तो यहाँ पर लिखिए जरा इस तरह से योर ईमेल, परफेक्ट। तो यहाँ पर ईमेल वाला दिखा योर ईमेल। लेकिन जब हम इस पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर जो कीबोर्ड आ रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं @ होना चाहिए, इसी कीबोर्ड के अंदर। अभी यूजर को यहाँ पर क्लिक करना होगा @ के लिए, ये देखिए यहाँ पर है। लेकिन मैं चाहता हूँ इसी कीबोर्ड में @ आए। तो उसके लिए आप इसका जो कीबोर्ड टाइप है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कीबोर्ड टाइप इसके नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है आपको। और कीबोर्ड टाइप आपको चेंज कर देना है। तो कीबोर्ड टाइप क्या रख देंगे हम, ईमेल हाइफन एड्रेस को ऐसे डिफाइन करिए, ईमेल हाइफन एड्रेस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो है ये देखिए @ आ गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए @ नहीं है, क्योंकि वो टेक्स्ट के लिए है, ये ईमेल के लिए है, इसलिए यहाँ पर आपको @ दिखेगा इसी कीबोर्ड में, ठीक है। तो अब यूजर को यहाँ पर क्लिक करके नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि सामने वाले ही कीबोर्ड में उसको @ यहाँ पर दिख जाएगा, परफेक्ट। चलिए जरा अगला इनपुट फील्ड बनाइए पासवर्ड के लिए। तो मैंने कॉपी किया कंट्रोल C करके, इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे। और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे प्लेस होल्डर का वैल्यू पासवर्ड, ऐसे डिफाइन कर दीजिए पासवर्ड, ठीक है। और कीबोर्ड टाइप में आपको क्या रखना है, कीबोर्ड टाइप हटा दीजिए, कीबोर्ड टाइप का कोई काम नहीं, क्योंकि पासवर्ड में टेक्स्ट और सब कुछ इनपुट होना चाहिए। अभी मैं जो लिख रहा हूँ वो विजिबल है, ये विजिबल नहीं रहना चाहिए। इसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यानी कि सिक्योर टेक्स्ट आप यहाँ पर, यानी कि सिक्योर टेक्स्ट एंट्री इसके नाम से प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। सिक्योर टेक्स्ट एंट्री, इसका वैल्यू आप ट्रू कर दीजिए। तो जैसे ही सिक्योर टेक्स्ट एंट्री का वैल्यू ट्रू करेंगे आप, यहाँ से मैं इस प्लेस होल्डर को हटा देता हूँ। एक ही जगह पे लिखिए, बाकी सब जगह पे कमेंट क्यों करें फोकट में। तो नेम वाले में रहने देता हूँ, बाकी सब जगह से मैंने हटा दिया। तो देखिए ईमेल वाला ये था, इसलिए कीबोर्ड टाइप हमने डिफाइन किया था। यहाँ पर हमने कीबोर्ड टाइप नहीं डिफाइन किया, यहाँ पर हमने सिक्योर टेक्स्ट एंट्री डिफाइन किया है। अब इसके अंदर जो इनपुट करेंगे ना वो विजिबल नहीं रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ और इनपुट करता हूँ, तो देखिए अभी भी विजिबल है। इस केस में आप इसको रिलोड कर लीजिएगा अपना प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आ जाएंगे और प्रोजेक्ट को हम रिलोड कर लेंगे। तो प्रोजेक्ट को रिलोड करने के लिए आप यहाँ पर R प्रेस कर दीजिएगा, इस तरीके से बिल्ड हो जाएगा फिर से ये। और अब अगर आप इनपुट करेंगे इसके अंदर, जैसे मैं इनपुट कर रहा हूँ, ये देखिए, तो अब ये पासवर्ड के रूप में दिखेगा, ये देखिए ना, यानी कि आपको ये विजिबल नहीं रहेगा। अब ये हाइड होता रहेगा, जैसे जैसे आप टाइप करेंगे वो हाइड हो जाएगा, परफेक्ट। चलिए इधर अब हम आगे काम करेंगे।
अगला एक और इनपुट फील्ड बनाइए जरा, मैंने कॉपी किया, इसके ठीक नीचे पेस्ट करूंगा और यहाँ पर मुझे नंबर लेना है, तो यहाँ पर मैं मोबाइल डिफाइन कर देता हूँ इस तरीके से, परफेक्ट। और सिक्योर टेक्स्ट एंट्री नहीं चाहिए हमें, इसको हटा दीजिए। तो अभी जो आपने बनाया ये मोबाइल तो आ गया, लेकिन यहाँ पर क्लिक करने पे डायरेक्ट नंबर वाला कीपैड खुलना चाहिए, यानी कि जो फोन के लिए खुलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड टाइप चेंज करना होगा, तो कीबोर्ड टाइप इसके नाम से प्रॉपर्टी है, सेट करिएगा। और इसमें आप डिफाइन कर दिए जरा न्यूमेरिक। तो अगर आप न्यूमेरिक लिखते हो, सपोज करो हमने न्यूमेरिक लिखा, तो क्या होगा, न्यूमेरिक वाला कीबोर्ड आ जाएगा, ये देखिए आ गया। लेकिन हो सकता है किसी यूजर को ये फोन पेड वाला कीबोर्ड नहीं, फोन पेड वाला जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर प्लस वगैरह सब कुछ होता है, क्योंकि किसी को हो सकता है +91 +1 +2 इस तरीके का कुछ कोड लिखना हो, तो वो कैसे लिखेगा। इसलिए यहाँ पर आपको न्यूमेरिक नहीं लिखना है, जब आपको सिर्फ न्यूमेरिक चाहिए होगा। तो डायलर पेड के लिए आप यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर डायलर पेड के लिए फोन पेड इसका यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो फोन हाइफन पेड ऐसे लिखेगा, फोन हाइफन पेड। तो अब यहाँ पर जो कीबोर्ड खुलेगा, देखिए उसमें हैश है और प्लस भी है ना, इस तरीके से। तो ये डायलर पेड वाला कीबोर्ड है जो कि फोन के लिए यूज होता है, परफेक्ट। इस तरीके से समझिए जरा इस चीज को। ये हो गया। इसके नीचे मुझे एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया बनाना है, कॉपी करिएगा कंट्रोल सी करके, इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे। और इसमें हमें कीबोर्ड टाइप नहीं डिफाइन करना है, और यहाँ पर आपको एड्रेस डिफाइन कर देना है। तो मैंने ऐसे एड्रेस लिख दिया। तो ये जो है आपका एक लाइक इनपुट फील्ड की तरह बनेगा, ठीक है ना, ये भी इनपुट फील्ड की तरह ही बना। तो इसको अगर आपको टेक्स्ट एरिया बनाना है तो यहाँ पर आपको डिफाइन करना है मल्टी लाइन के नाम से प्रॉपर्टी, ऐसे डिफाइन करें मल्टी लाइन के नाम से प्रॉपर्टी, और इसका वैल्यू आपको ट्रू कर देना है। तो मल्टी लाइन को जब आप ट्रू कर देंगे ना, तो क्या होगा, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा और यहाँ पर मैं इंटर नहीं कर सकता हूँ, इंटर करूंगा तो ये इंटर नहीं होगा। जो टेक्स्ट एरिया में कुछ लिखेंगे ना, ये जो टेक्स्ट एरिया वाला है, अच्छा ये हाइड हो जा रहा है टेक्स्ट एरिया वाला फील्ड कीबोर्ड की वजह से। तो ये स्क्रॉल होकर ऊपर चले जाना चाहिए, जब भी हमारा कीबोर्ड खुले तो ये स्क्रॉल हो जाना चाहिए। उसके लिए आपको ऊपर की तरफ आना है और स्क्रॉल व्यू इसके नाम से प्रॉपर्टी है, उसको इंपोर्ट कर लेना है रिएक्ट नेटिव के अंदर से। मैं इंटर कर लेता हूँ क्योंकि काफी लंबा हो गया ये चीज, बीच में भी मैं इंटर कर दूंगा इस तरीके से। कॉमा से सेपरेट करिएगा और यहाँ पर आपको स्क्रॉल व्यू इसके नाम से कंपोनेंट है, स्क्रॉल व्यू इसका यूज करिएगा। और जिसको भी आपको स्क्रॉल करना है तो इस कंटेंट के अंदर, यानी कि ये कंटेनर हमारा व्यू वाला, इसके अंदर का जितना भी कंटेंट है सब कुछ कट कर लीजिए और सबको आप स्क्रॉल व्यू के अंदर रख दीजिए। तो स्क्रॉल व्यू के अंदर जब आप सबको रख देंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक व्यू जब स्क्रॉल होना रहेगा तो ऑटोमेटिक ये स्क्रॉल हो जाएगा, यानी कि जब स्क्रॉल का लिए कोई कंटेंट आएगा तो ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो जाएगा। ये देखिए मैंने स्क्रॉल व्यू के अंदर का कंटेंट जो है वो थोड़ा सा अरेंज किया, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करूंगा और टैब प्रेस करूंगा, ठीक है। तो स्क्रॉल व्यू के अंदर सारे कंटेंट को आपको डिफाइन कर देना है, जो भी कंटेंट इस मेन के अंदर था। अब क्या होगा, जब भी स्क्रॉल की जरूरत होगी तो ऑटोमेटिक वो स्क्रॉल हो जाएगा। ये देखिए ना, स्क्रॉल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया, अभी तक स्क्रॉल नहीं हो रहा था। तो स्क्रॉल व्यू के अंदर ही रखा जाता है कंटेंट सारा। अब यहाँ पर जब हम टाइप करेंगे और मल्टी लाइन का वैल्यू ट्रू है इसकी वजह से इंटर करेंगे तो इंटर होगा इसमें, ये देखिए इंटर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप इंटर नहीं कर सकते, इंटर करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मल्टी लाइन का वैल्यू जिसमें ट्रू होगा वही इंटर होगा। और मैं चाहता हूँ कि इसका जो हाइट है वो थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है ना। वैसे तो हाइट ठीक है, लेकिन अगर आपको बढ़ाना है, सपोज करो थोड़ा हाइट बढ़ाना है क्योंकि ये टेक्स्ट एरिया है, तो उस केस में आपको कैसे इसको यानी कि उस केस में आप हाइट कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो टेक्स्ट एरिया है उसमें भी तो वही इनपुट वाला प्रॉपर्टी रीड हो रहा है और वही इनपुट का डिजाइन इसमें भी अप्लाई हो रहा होगा। तो उस केस में आप कैसे हाइट बढ़ाएंगे वो समझिए जरा। हाइट बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर आ जाइए जरा, इस इनपुट के ठीक नीचे कॉमा से सेपरेट करिए और यहाँ पर टेक्स्ट एरिया इसके नाम से प्रॉपर्टी सेट करिए और टेक्स्ट एरिया में आप हाइट बढ़ाने का कोड लिखिए। तो मैं यहाँ पर हाइट का यूज करता हूँ और मैं हाइट इसका 100 डिफाइन कर देता हूँ, ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया। अब इस टेक्स्ट एरिया को मैं चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर इनपुट यूज हुआ, इनपुट टेक्स्ट एरिया के अंदर ये इनपुट यूज हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ इनपुट का जो कोड है वो भी काम करे और ये वाला भी काम कर जाए। तो उस केस में यहाँ पर आपको कैसे लिखना होगा वो समझिए। इसको आपको जेसन से लॉक कर देना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको स्प्रेड ऑपरेटर लगा देना है। स्प्रेड ऑपरेटर आपने रिएक्ट जेएस के अंदर काफी अच्छे से इसको पढ़ा था। स्प्रेड ऑपरेटर का काम क्या है, जो पहले से डेटा है उसको रोक के रखेगा, उसके बाद यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करेगा, अगला क्या डेटा आपको डिफाइन करना वो भी डिफाइन कर दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, स्टाइल्स के अंदर से डॉट टेक्स्ट एरिया इसको भी रीड कर लूंगा मैं। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ वो समझिए जरा। तो मैं कंट्रोल एन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं, जैसे कि सपोज करो ये आपका एक जेसन ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, ये आपका एक जेसन ऑब्जेक्ट था। तो अभी क्या होगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा वो समझिए यहाँ पर ये वाला कोड वैसे ही रहेगा, ये वाला कोड, ठीक है ना, ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, ये सेम कोड वहां पर कॉपी रह जाएगा। स्प्रेड ऑपरेटर हमने लगा दिए। और अगला अगला जो आपने यूज किया टेक्स्ट एरिया वाला, जैसे टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या है, टेक्स्ट एरिया के अंदर सिर्फ ये कोड है, ठीक है। तो इसको भी मैं इसके नीचे डिफाइन कर देता हूँ, ऐसे मैंने पेस्ट किया, ठीक है।
तो टेक्स्ट एरिया के अंदर ये कोड है, दोनों को आपने डिफाइन किया, दोनों जेसन ही है। तो इस जेसन के अंदर यानी कि ये जो जेसन है इसमें यहाँ पर हाइट प्रॉपर्टी है और यहाँ पर भी हाइट प्रॉपर्टी है, तो क्या होगा वो समझिए जरा। यहाँ पर हमने अगर ऐसे लिखा तो जो ये पहला वाला जेसन था वो तो एज इट इज यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर वो तो रहेगा इस तरीके से। और अगले वाले जेसन के अंदर से जो भी प्रॉपर्टी होंगी, जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाइट है, अगर और भी कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टी होता और यहाँ पर भी वो सेम प्रॉपर्टी होता तो उसको रिप्लेस कर देगा वो, यानी कि इसका वैल्यू यहाँ पर 100% हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा, 100% नहीं 100 हो जाएगा। यानी कि जो हाइट है यहाँ पर, तो अगर हाइट के नाम से इसके अंदर प्रॉपर्टी है, जैसे ये वाला हाइट इसके अंदर अटैच कर रहे हो, हाइट के नाम से प्रॉपर्टी है, तब तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा 100 में। लेकिन अगर हाइट के नाम से प्रॉपर्टी नहीं होगा ना, तो हाइट के नाम से प्रॉपर्टी भी यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि हाइट के नाम से प्रॉपर्टी इसमें एक और ऐड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो अगर है पहले से तो उसका वैल्यू रिप्लेस कर देगा, इस तरीके से समझिए जरा इस चीज को। तो स्प्रेड ऑपरेटर आपको आगे भी और भी काम करने में तो वो समझ में आ जाएगा। अगर आपने रिएक्ट जेस नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम होगा समझने में, ठीक है। तो मैंने बताया स्प्रेड ऑपरेटर का काम क्या है। स्प्रेड ऑपरेटर का काम यह है कि प्रीवियस डेटा को रोक के रखना है, इतना समझिए बड़ा। और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, स्प्रेड ऑपरेटर के साथ हम रिएक्ट के अंदर काफी ज्यादा काम करते थे, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था कि रिएक्ट जेस थोड़ा बहुत आपको पढ़ के आना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल पढ़ लीजिए, हमारे पास कोर्स है पूरा कंप्लीट, उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा अब यहाँ पर हाइट बढ़ जाना चाहिए, देखिए बिल्कुल बढ़ गया हाइट यहाँ पर, परफेक्ट। टेक्स्ट एरिया का जो हाइट है वो हमारा बढ़ चुका है इस तरीके से। यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करेंगे बिल्कुल टाइप होगा, परफेक्ट। चलिए जरा अब हम आगे काम करेंगे। तो अब इसके ठीक नीचे हमें सबमिट का एक बटन भी बनाना है। तो यहाँ पर आ जाइए होम पेज डॉट जेएसएक्स के अंदर, और ये आपका टेक्स्ट इनपुट है। इसके ठीक नीचे आप ऐसे बटन को डिफाइन कर सकते हो, यानी कि बटन को स्टार्ट करेंगे क्लोज करेंगे, और यहाँ पर हम लिख देते हैं टाइटल का वैल्यू सबमिट। तो टाइटल का वैल्यू ऐसे डिफाइन कर दिया, जरा सबमिट मैंने लिखा, तो ये बटन के रूप में यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए दिखा ना। अगर आपको इसको कस्टमाइज करना है, यानी कि अपने उससे डिजाइन करना है अपने एंड से, तो इसको पहली चीज तो इसको टचेबल ओपेसिटी के अंदर रखेंगे, ठीक है। और डिजाइन करना होगा अगर आपको, जैसे मैंने टचेबल ओपेसिटी को स्टार्ट किया इस तरीके से, तो टचेबल ओपेसिटी आपको इंपोर्ट करना होगा। ऊपर की तरफ जाइए जरा और टचेबल ओपेसिटी को इंपोर्ट कर लिए, कॉमा से सेपरेट करेंगे, और यहाँ पर हम टचेबल ओपेसिटी को भी इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट नेटिव के अंदर से। तो टचेबल ओपेसिटी इसको इंपोर्ट कर लीजिए। तो कभी भी आपको बटन बनाना है तो इसी के अंदर रखिएगा, टचेबल ओपेसिटी के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टचेबल ओपेसिटी को स्टार्ट किया, क्लोज करूंगा। और अगर आपको बटन को कस्टमाइज करना है, डिजाइन करना है, तो बस यहाँ पर टेक्स्ट स्टार्ट करिए, कभी भी टेक्स्ट को स्टार्ट करेंगे और इस टेक्स्ट के बीच में जो भी आपको लिखना है वो लिखिए। तो मैंने ऐसे लिख दिया सबमिट, ठीक है। इसके अंदर बटन मत स्टार्ट करिए, डायरेक्ट यहाँ पर आप इस तरीके से कस्टमाइज करने के लिए टेक्स्ट स्टार्ट करिए। तो अभी क्या होगा, ये देखिए सबमिट आपको यहाँ पर दिखा, ठीक है। अब इस टचेबल ओपेसिटी को आपको डिजाइन करना है, तो यहाँ पर आपको स्टाइल लगाना है इस तरीके से। और स्टाइल लगाने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, मैंने स्टाइल लगाया, और जो स्टाइल्स वाला कांस्टेंट हमारा स्टाइल्स, उसके अंदर से डॉट बटन वाली प्रॉपर्टी को रीड कर लूंगा। तो बटन को अभी हमने बनाया नहीं है, अभी हम जस्ट बनाएंगे बटन को, सॉरी यानी बटन वाली प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन यहाँ पर करेंगे, अभी तक हमने किया नहीं था। तो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया को कॉमा से सेपरेट करिएगा और बटन को भी यहाँ पर डिफाइन करिए। और बटन में आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज रखना है वो जरा देखिए। सबसे पहले तो इस बटन का विड्थ होना चाहिए, तो विड्थ मैंने डिफाइन कर दिया जरा इस तरीके से 100, ठीक है। इसमें हाइट भी होना चाहिए, हाइट प्रॉपर्टी का यूज करिए इस तरीके से जरा, और हाइट का वैल्यू आप 48 डिफाइन करिए। इसी तरीके से आपको कॉमा से सेपरेट करना है और बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कलर का वैल्यू मैं डिफाइन कर देता हूँ जरा इस तरीके से, डीप पिंक। तो जरूरी नहीं कि आप डीप पिंक रखें, आपकी मर्जी, जो कलर देना चाहते हैं बिल्कुल वो दे सकते हैं आप। मैंने कॉमा से सेपरेट किया, और अगला मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर। तो अलाइन आइटम्स का यूज करिए, इसका वैल्यू सेंटर कर दीजिए, तो इसके अंदर का जो भी कंटेंट होगा वो बिल्कुल सेंटर में रहेगा। इसी तरीके से आप जस्टिफाई का भी यूज करिए, तो जो टचेबल ओपेसिटी के अंदर का कंटेंट है ना, वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो जस्टिफाई भी सेंटर रखिएगा, यानी कि जो टेक्स्ट आपका टचेबल ओपेसिटी के अंदर वो बिल्कुल सेंटर में रहेगा। इस तरीके से आपको पैडिंग को डिफाइन करना है, और यहाँ पर आप पैडिंग डिफाइन कर दीजिए जैसे 10 पिक्सल, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बटन है वो आपका डिजाइन हो जाएगा। इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसको भी हमें कलर वगैरह करना है, फॉन्ट बोल्ड करना है, और ये जो बटन है इसमें रेडियस वगैरह भी देना है। तो एक काम करिए, मार्जिन भी दीजिए, कॉमा से सेपरेट करेंगे, मार्जिन उतना देंगे जितना इनपुट फील्ड में आपने दिया था, तो मार्जिन 12 दीजिएगा, कॉमा से सेपरेट करिए, और बॉर्डर रेडियस का यूज करिए। तो बॉर्डर रेडियस इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और इसका वैल्यू आप डिफाइन कर दीजिए 4। इनपुट फील्ड का जितना बॉर्डर है रेडियस है उतना ही दीजिएगा, अच्छा लगेगा। ये दिखे ना, तो इसी के बगल में दिखाइए, यानी कि इसी के मतलब बराबर में दिखा। ये जो टेक्स्ट है इसको भी कलर करना है, तो एक काम करिए, यहाँ पर आप कॉमा से सेपरेट करिए और टेक्स्ट के नाम से एक प्रॉपर्टी रीड कर लीजिए, ठीक है। यानी कि अभी हम इसका डिक्लेरेशन वहां पर करेंगे, अभी हमने टेक्स्ट का डिक्लेरेशन किया, इसका यूज करेंगे हम वहां पर, ठीक है। कलर व्हाइट कर दीजिए, तो कलर को मैंने बस व्हाइट कर दिया इस तरीके से, कॉमा से सेपरेट करिएगा, और
फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर दिए, तो मैंने फ़ॉन्ट वेट का यूज़ किया, इस तरीके से बोल्ड कर दिया, परफेक्ट। तो फ़ॉन्ट वेट सॉरी कंट्रोल जेड बोल्ड करिएगा, बोल्ड इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए बोल्ड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। तो कलर और फ़ॉन्ट वेट डिफाइन कर दीजिए। तो ये देखिए कलर नहीं हुआ क्योंकि हमने टेक्स्ट का यूज़ ही नहीं किया है, तो ये जो टेक्स्ट है इसका आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा। यहाँ पर आइए टेक्स्ट के अंदर स्टाइल लगाइए और आप डिफाइन कर दीजिए इस तरीके से स्टाइल्स के अंदर से डॉट टेक्स्ट, इसको रीड कर लीजिए, ठीक है ना। तो अब कलर हो जाएगा, ये देखिए कलर हो गया, फ़ॉन्ट वेट भी बोल्ड हो गया, परफेक्ट, ठीक है। अब हमें इस रजिस्टर नाउ को डिजाइन करना है, तो रजिस्टर नाउ को डिजाइन करना है, इसलिए ऊपर की तरफ आ जाओ। रजिस्टर नाउ कहाँ लिखा हुआ वो देखिए जरा, ये रहा रजिस्टर नाउ, इसमें आप स्टाइल लगाइए और स्टाइल्स के अंदर से वो जो स्टाइल्स है आपका उसके अंदर से डॉट टाइटल को रीड कर लीजिए। इस टाइटल का डिजाइन हम यहाँ पर करेंगे इसके अंदर, तो कहीं पर भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो लोगो होगा इसके ठीक नीचे इनपुट है और यहाँ पर आप डिफाइन करिए जरा टाइटल को, ठीक है ना। तो सीरियल वाइज डिफाइन करेगा ज़्यादा बेटर होगा। इस तरीके से मैंने डिफाइन किया टाइटल को, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर आप कहीं पर भी प्रॉपर्टी स्टार्ट कर सकते हो। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा दीजिए, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने डिफाइन कर दिया 6 से 24 या आप करिए 25 कर दीजिए इसको, तो मैंने 25 कर दिया, कॉमा से सेपरेट करिएगा। फ़ॉन्ट वेट हम डिफाइन कर देंगे इसका बोल्ड, तो फ़ॉन्ट वेट भी आपको यहाँ पर बोल्ड डिफाइन कर देना है। इसके बाद कॉमा से सेपरेट करिए और मार्जिन का यूज़ करिए, मार्जिन का वैल्यू आप डिफाइन कर दीजिए 12, ठीक है। इस तरीके से आपको डिफाइन कर देना 3 प्रॉपर्टी। इस टाइटल को आपने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, तो यहाँ पर इस पे फ़र्क दिख जाएगा, ये देखिए है ना, इस फ़र्क दिखा, परफेक्ट। इसका जो मेन कंटेनर है व्यू इसका, ये जो फॉर्म है और ये जो रजिस्टर ना है उसमें थोड़ा पैडिंग देंगे। तो एक ही चीज लिखना है तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप वहां पर भी सिलेक्ट करके काम कर सकते हो। तो मैंने पैडिंग का यूज कर लिया, इस तरीके से पैडिंग यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा मैं। तो पैडिंग कितना देना आपको इसमें 8 पिक्सल का, तो ऐसे डिफाइन कर दिया 8 पिक्सल पैडिंग। तो छोटा सा कोड था इसलिए मैंने यहीं पे लिख दिया, बट यहाँ पर आप नहीं लिखेंगे। आप जो है कोई प्रॉपर्टी रीड कर लीजिएगा इसके अंदर से, ठीक है। तो इसके लिए भी कोई नाम दे दीजिएगा, चलिए रीड कर लीजिए, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। आप जो है छोटा सा भी अगर कोई छोटा कोड है तो उसको लिखिएगा, बड़ा कोड आप नहीं लिखिएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मैंने स्टाइल डिफाइन किया और पैडिंग यहीं पर लिख दिया, तो थोड़ा इसके अंदर का जो कंटेंट है वो और ज़्यादा फ्री हो जाएगा, परफेक्ट। इस पे काम करना है हमें, यानी कि ये जो हमारा डेवलप्ड बाई जेएफसी लिखा हुआ इस पे काम करना है। तो इस पे काम करने के लिए आप क्या करिए जरा फूटर को डिज़ाइन करिए, तो यहाँ पर आ जाएंगे। पहले हम डिज़ाइन ही कर लेते हैं, आप यहाँ पर डायरेक्ट सेलेक्ट करिए फूटर, जो है फूटर को डिफाइन कर दीजिए। तो जो लास्ट वाला व्यू होगा इसके अंदर आ जाएंगे, स्टाइल का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम स्टाइल्स के अंदर से वो जो स्टाइल्स वाला हमारा कांस्टेंट है उसके अंदर से डॉट फूटर को रीड कर लेंगे, ठीक है ना। इस फूटर को हम डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसमें स्टाइल लगाइए और यहाँ पर आप क्या करिए, वो जो स्टाइल्स है उसके अंदर से डॉट टेक्स्ट को रीड कर लीजिए। तो ऑलरेडी टेक्स्ट का डिक्लेरेशन वहां पर है, तो जो टेक्स्ट है यहाँ पर था उसका भी कलर व्हाइट हो जाएगा और आपको दिखेगा नहीं। अब ये जो फूटर इसको सेलेक्ट करके आप डिजाइन कर दीजिए जरा। तो फूटर है इसलिए लास्ट में डिजाइन करेंगे, कॉमा से सेपरेट करिएगा और यहाँ पर आप फूटर को सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर आप जो भी करना है वो कर दीजिए। तो मैं एक काम करता हूँ, फूटर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं डिजाइन कर पैडिंग का यूज करूंगा फूटर के अंदर। पैडिंग का वैल्यू मैंने डिफाइन कर दिया 16 पिक्सल, और मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा कॉमा से सेपरेट करके अलाइन आइटम्स का वैल्यू सेंटर। इसके अंदर जो भी आइटम होगा वो सेंटर में दिखेगा। इसी तरीके से बैकग्राउंड कलर भी आपको देना है, तो जो हेडर का बैकग्राउंड कलर है वही फूटर का रखिएगा। तो हेडर का बैकग्राउंड कलर ये है, कॉपी कर लेता हूँ मैं कंट्रोल सी करके, और फुटर में भी यही सेम बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर दे दूंगा। तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, तो फुटर का भी यही कलर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जाके देखेंगे तो फुटर में भी आपको डेवलप्ड बाई जेएफसी का व्हाइट कलर, और जो फुटर का बैकग्राउंड कलर होगा वो ये वाला हेडर का कलर हो जाएगा, परफेक्ट। आप चाहें तो बटन का भी कलर यही रखिए तो अच्छा लगेगा। तो ये छोटा सा एक डिजाइन था, एक बेसिक डिजाइन है ये, इसको इसमें समझाना था ये मुझे, ये कोई हमारा प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट हो गया। बस एक ये बेसिक सा डिजाइन हमने हैंडल किया ताकि आप बेसिक कंपोनेंट को यूज कर सकें, बेसिक बेसिक कंपोनेंट को समझ सकें रिएक्ट नेटिव के अंदर। कैसे आपको स्टाइल का पेज बनाना है इसको समझ सके, कैसे स्टाइल पे आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे आपको आगे फ्यूचर में कोड करना है, इन चीजों को समझ सके, इसलिए हमने एक बेसिक सा डिजाइन बनाया। ये कोई हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो गया है, ठीक है ना। तो रिएक्ट नेटिव के अंदर अगर आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या कहीं भी किसी भी लैंग्वेज को आप पढ़ रहे हो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो पहले आपको उस लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजों का नॉलेज लेना चाहिए। जैसे पासवर्ड के अंदर हमने डिफाइन किया सिक्योर टेक्स्ट एंट्री, है ना। ईमेल के हमने जो है कीबोर्ड टाइप डिफाइन किया, ईमेल एड्रेस। इसी तरीके से हमने टेक्स्ट एरिया के लिए मल्टी लाइन डिफाइन किया। तो ये सारी चीज बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक प्रॉपर्टीज है, बेसिक कंपोनेंट जो है उनको आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करिए तो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो अभी हम बेसिक नॉलेज ले रहे हैं रिएक्ट नेटिव का, जो बेसिक चीज है जैसे बेसिक कंपोनेंट जो भी हैं, जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उनका यूज करके हम इम्प्लीमेंट करके एक डिजाइन बना रहे हैं और उनको समझने की ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है, तो पेशेंस रखिएगा, प्रोजेक्ट भी हम बनाएंगे इसके अंदर। आई होप चीजें क्लियर होंगी, कुछ इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फोर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।